से बारिश होने वाली थी ना, वेदर फोरकास्ट में था। देखिए अब कब आएगी बारिश। अब क्या बोल रहे हैं? अरे वेदर की एप्लीकेशन है ना फोन में, देखो ना अब क्या बता रहे हैं। कल तो तुम्हारी मेरी 1 घंटे की क्लास है, शाम को बस। वही ले रहे हैं। क्या उन्होंने कहा था? हाँ तो मैंने जब कहा था कि मेरी 4 से 5 लगा दो GI 5 में, तो लगा तो टैक्स वाले सर की थी ना, तो मेरी भी किसी ने नहीं सुनी थी। लास्ट में सुनी तो उन्हीं की ना। ऐसे मैं भी लड़ लेती हूँ जाके कि मेरी भी कोई नहीं सुनता। ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल। हाँ बोलो। पधारो। क्या? ठीक है, मिल गया जवाब। मैं कुछ कह ही नहीं रही किसी को। क्या हुआ? तो क्या हो गया? दिमाग चला गया। अब गया तो क्या करूं? तुम क्या चाहते थे, क्या बोलूं मैं? हम जब भी किसी को कुछ कहते हैं ना, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें ये रिप्लाई मिलेगा। चलो कल सुबह क्लास में कासा कर लिया था। क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट पूरा कर लिया था। अकाउंट खुल गया, कार्ड ले लिया, अब लोन ले ले। चलो फिर तू पार्टी देगा डोमिनोज में।
फिर देगा ना, लोन दिलवा दिया तो रीपे तो तुझे ही करना है। ठीक है फिर चलो वही फिर से बात करते हैं लोन अकाउंट की। लोन क्या होता है? लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। पेज नंबर 43। लोन दो टाइप के होंगे, एक होगा सिक्योर्ड और एक होगा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसके अगेंस्ट हम लोग कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई सिक्योरिटी मॉर्टगेज पे रखते हैं एज अ कोलेट्रल। उसे कौन सा लोन कहते हैं हम लोग? सिक्योर्ड लोन। जब बोरोवर की प्रॉपर्टी एज अ कोलेट्रल हम लोग रखवाते हैं उसे हम लोग कौन सा लोन कहते हैं? सिक्योर्ड लोन कहते हैं। और जिस दिन बोरोवर पेमेंट करना बंद कर देता है उस दिन बैंक का फर्स्ट चार्ज होता है ऑन द प्रॉपर्टी। मतलब अगर जैसे कि माना हर्ष ने लोन ले रखा है, हर्ष ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, हर्ष एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद बैंक चाहे तो हर्ष की प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है और अपने पैसे वसूल कर सकती है। तो बैंक का फर्स्ट चार्ज है। अब हर्ष ने अपने कहीं पे भी लिखा हुआ हो कि फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन अब हर तौर से फर्स्ट चार्ज किसका है? बैंक का है। क्लियर है बात? यहाँ पे हमें लोन दे रखे तीन टाइप के, एक है होम लोन, एक है टॉपअप लोन और एक है लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये जो हम लोन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोग होम लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग? होम लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास लोन कितने टाइप के बोले इन्होंने? तीन। पहला टाइप कौन सा है? होम, दूसरा टॉपअप, तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन। सही सोच रहा है बिल्कुल, लिख के भी यही आ जाइए पेपर में। मॉर्टगेज, हाँ। अब सुनो होता क्या है। होम लोन वो लोन है तो जो घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए लेते हैं। होम लोन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का, एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट का। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का होम लोन वो होगा जहां पे इंटरेस्ट रेट पूरे साल क्या रहेगा? फिक्स। थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लोन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे कि मैंने बोला अगर होम लोन मैंने ले रखा है 6.75% पर, तो अगर 10 साल के लिए लोन लिया हुआ है तो 10 साल तक यही रेट रहेगा। फिर आता है एक वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर क्या होता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पे चेंज होता रहता है एज पर मार्केट रेट। मार्केट के इंटरेस्ट रेट में जैसे जैसे चेंज आता जाएगा आपके भी लोन के रेट में क्या आता रहेगा? चेंज आता रहेगा। तो दो होते हैं, एक होता है फिक्स जो थ्रू आउट द लाइफ फिक्स रहने वाला है, एक होता है वेरिएबल जो कीप्स ऑन चेंज होता रहता है। तो होम लोन वो लोन है जहाँ पे कस्टमर के पास ऑप्शन है सेलेक्ट करने का फिक्स या वेरिएबल फॉर द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। होम लोन नाम से पता चल रहा है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लेते हैं। टॉपअप लोन, मानो तुम्हारे पास में होम लोन पहले से है, ठीक है, उसके एडिशन में तुमने एक और लोन ले लिया, उसको बोलते हैं टॉपअप। वो लोन तुमने घर में रिनोवेशन करवाने के लिए लिया है। जैसे पहले मैंने घर बनवाया, मैंने लोन लिया 50 लाख रुपीस का, घर के अंदर वुडन वर्क रह गया था, अब मैंने 20 लाख का और लोन ले लिया घर में वुडन वर्क करवाने का, उससे लोन के ऊपर लोन मिलता है। तो वही प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में चलती रहेगी कि जब वैल्यू बढ़ गई ना, तुमने वुडन वर्क करवाया तो घर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, होम लोन में जो घर बना रहे हो वो घर ही गिरवी हो जाता है। आपको घर के डॉक्यूमेंट्स तब मिलेंगे जब लोन पूरा पे कर दोगे, तब तक घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहते हैं। आप कहने के लिए घर के मालिक हो बट रियलिटी में नहीं, मतलब घर अपना हो जाता है कहने के लिए, पर जब तक किस्तें चुका रहे हो। फिर अगला क्या है? लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये कौन सा लोन हो जाता है बेसिकली देखा जाए तो?
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लोन रियल स्टेट एजेंट्स लेते हैं। से एक फ्लोर बन जाएगा तो इतने का लोन, दूसरा फ्लोर बनेगा फिर उसके वापस लोन उठाते हैं, तब आपको लोन प्रोवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन फेज। जब आपको बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो तो उस पॉइंट पे आपको ये वाला लोन मिलता है। इसे कौन सा लोन कहते हैं? लोन फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। इन दिस केस कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लोन आपको पार्ट्स में मिलता है। फिर कैसे मिलता है? ट्रेंचेस में मिलता है। ट्रेंचेस का मतलब होता है पार्ट्स एज पर कंस्ट्रक्शन प्लान। कंस्ट्रक्शन प्लान के अकॉर्डिंग लोन तुम्हें किस में मिलता है? पार्ट्स में मिलता है। तुमको बुक में कुछ मार्क करते भी हो कभी? हमारा आगे वाला हाथ में पेन वेन कुछ ऐसे टिक तो मार दिया करके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हाँ सही बात है, स्टाइल है अपना अपना। ओ क्या है, अगले अटेम्प्ट में तो यही बुक चाहिए होगी। तो इस अटेम्प्ट भी ढंग से पढ़ लो, बुक नहीं चाहिए होगी। वो पिटाई करने के मूड में आ गए, शर्ट तो ऊपर कर रहा है। ऐसे कर रहे हैं स्लीव्स को कि अब तो तू गया। वो कौन से क्राइम के अंदर डालोगे? साइबर क्राइम में इसको बता। साइबर क्राइम में कॉल करने के लिए कौन से उसके अंदर डालोगे? साइबर कॉल का नंबर नहीं मांगा। कौन से ऑफेंस के अंदर डालोगे इसको? उसके साइबर कॉल करोगे? साइबर क्राइम है ये। साइबर क्राइम कौन से क्राइम होते थे? विच इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर, ना कि यूज ऑफ हैंड्स। तुम लोग ना EIS पढ़ पढ़ के ना सब्जेक्ट तो अच्छा है, तुम ही बुरे होते जा रहे हो। चलो पहले आता था। हाँ ताकि वापस नींद आने लगे, फिर घर जाके वापस सो जाऊंगा। तुम स्ट्रेटेजी नहीं समझी, आप समझ गए ना। चलो लोन का प्रोसेस पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में वही बात दोहरा रखी है, लोन दो रेट पे मिलता है, एक रेट है फिक्स्ड, एक रेट है वेरिएबल। जब फिक्स्ड रेट होता है वो कौन सा रेट रहेगा? थ्रू आउट द ईयर फिक्स, वेरिएबल कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर चेंज इन मार्केट का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब आगे पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में ये अपना यूजर, ये यूजर किसके पास जाएगा? रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाएगा। पहले पॉइंट में कौन है? यूजर। अब क्या जोक है हर्ष के अंदर? आज हर्ष को नींद नहीं आएगी। अब इससे पहले जोक बता मेरे को। समझ गई मैं, जिसको कोई SMS नहीं, फोन नहीं करता ना, उनके यही हालात हो जाते हैं। एक यूजर है और वो सीरियसली पढ़ रहा है,
ठीक है, यूजर कहाँ गया, रिलेशनशिप मैनेजर के पास। यहां जाके ये क्या करेगा, अप्लाई करेगा किसके लिए, फॉर लोन। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर जो है इसको इन्फॉर्म करेगा किसके बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन के बारे में बताएगा, प्लस बोलेगा कि लोन के लिए क्या दो, एक एप्लीकेशन और उसके साथ में मांगेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर आगे क्रेडिट रिस्क टीम है एक, इस क्रेडिट रिस्क टीम को क्या कर रहा है, हैंड ओवर कर दिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। क्रेडिट रिस्क टीम के बहुत सारे काम है। पहला पॉइंट तो ये चेक करेगा कि हमारा जो पर्सन है जिसको मैं लोन दे रही हूँ वो पर्सन एलिजिबल है भी या नहीं है। तो ये चेक करेगा किस चीज को, यहाँ पर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। ये फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी चेक होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम रेशियो, कि इनकम कितनी है तुम्हारी। ये तुम्हारा चेक करेगा सिबिल की रेटिंग को। किसको चेक करेगा, सिबिल की रेटिंग को। सिबिल रेटिंग चेक करने का मतलब क्या होता है, सिबिल के अंदर वो चेक करता है ना कि आपके क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा और इनके बेसिस पे डिसाइड करेगा हाउ मच लोन टू बी प्रोवाइडेड, कि तुम कितना लोन लेने के लायक हो। जैसे तुम्हारा बैंक में ना एफडी पड़ी है बहुत सारी, तुमने आज तक कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट को डिफॉल्ट नहीं किया, आज तक तुम्हारा कोई चेक कट बाउंस नहीं हुआ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में हमेशा बहुत अच्छा खासा पैसा बना हुआ रहता है, तो आपकी सिबिल अच्छी रहेगी। वैसे तो कम सिबिल वालों को भी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पॉइंट आएगा, ये आगे जाके काम किसको ट्रांसफर करेंगे, अंडर राइटर को। किसको ट्रांसफर करेंगे, अंडरराइट का काम है इस बात को इंश्योर करना कि जो लोन है वो प्रोवाइड हो रहे हैं विद इन दी टर्म्स। आपके लोन जो है टर्म्स के अंदर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। इस चीज को कौन इंश्योर करेगा, अंडर राइटर इंश्योर करेगा। तो अंडर राइटर किस चीज को इंश्योर कर रहा है कि जो लोन आपने दिया है वो लोन आपको एज पर टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। इसके बाद में ये आगे किसके पास जाएंगे, ये आगे जाएंगे आपके लीगल एंड वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में। ये लीगल एंड वैल्यूएशन ऑफिसर कौन है, प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है ना, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को जो चेक करना पड़ेगा, लीगल ऑफिसर का काम है सर्च करना टाइटल डीड को कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। इसके ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन तो अटैच नहीं है। रिस्ट्रिक्शन अटैच होने का मतलब क्या होता है, कहीं प्रॉपर्टी कहीं पे चार्ज तो नहीं हो रखा है, कोई चार्ज तो नहीं है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। क्लियर है। वैल्यूएशन ऑफिसर का काम क्या है, वैल्यूएशन ऑफिसर वेरीफाई करता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और ये देखेगा कि प्रॉपर्टी अगर कोई है वो एज पर अप्रूव्ड प्लान है या नहीं। अप्रूव्ड प्लान मतलब जेडी अप्रूव्ड है या नहीं, अगर जयपुर में रहते हो तो। ठीक है, बाकी आप इस चीज को देख सकते हो इसके अंदर कि प्रॉपर्टी के अंदर आपने कोई एक्सटेंड कमरा ऊपर एक्स्ट्रा बना रखा है तो अप्रूवल था या नहीं था। ऐसा होता है कि 3 फ्लोर के ऊपर और फ्लोर्स नहीं बना सकते तो अप्रूवल लेना पड़ता है, और ऊपर बनाने के लिए बेसमेंट बनाने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है या अप्रूवल नहीं है। इसके बाद में ये आगे जाएगा किसके पास में, लोन ऑफिसर के पास में। किसके पास गया काम मेरा, लोन ऑफिसर के पास में। एक बार सारी चीजें कंफर्म हो गई, सब कुछ ठीक है, तो लोन ऑफिसर का काम है इश्यू करना लेटर ऑफ लोन। क्या इश्यू करेगा लोन ऑफिसर, लेटर ऑफ लोन इश्यू करेगा, जहां पे लेटर ऑफ लोन के अंदर सारी बातें लिखी हुई होंगी। कौन कौन सी बातें, कि लोन का अमाउंट क्या है, लोन का टेन्योर क्या है, कितने सालों के लिए, मंथली ईएमआई कितनी है, हर एक चीज यहाँ पे लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इतनी सी बात समझ में आई। पहला स्टेप क्या था, यूजर किसके पास जाएगा, अप्लाई करेगा किसके लिए,
इन्फॉर्म, ये क्या इन्फॉर्म करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन, फिर लोन की एप्लीकेशन दे देंगे, काम खत्म। क्रेडिट रिस्क टीम को ये जाएगा आगे, क्रेडिट रिस्क टीम को ये हैंड ओवर करेंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट जो चेक करेगा फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी और इनकम रेशियो को, चेक करेगा सिबिल रेटिंग को, और हाउ मच ऑफ द लोन इज टू बी प्रोवाइडेड। फिर यहाँ पे अंडर राइटर्स आएंगे जिसका काम है इंश्योर करना कि लोन जो दिया जा रहा है वो एज पर टर्म दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। फिर आता है लीगल वैल्यूएशन ऑफिसर जिसका काम है सर्च करना टाइटल डीड को, कोई रिस्ट्रिक्शन अटैच तो नहीं है, वेरीफाई करना वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर अप्रूव्ड प्लान और नॉट। फिर लोन ऑफिसर आ गया जो क्या इश्यू करके देगा, लेटर ऑफ लोन, और क्या देखेंगे, लिखेंगे उसके अंदर हम अमाउंट देखेंगे, टेन्योर देखेंगे, मंथली ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। इसके बाद में इसका एक काम और है, वो काम क्या है कि आपके लोन का एग्रीमेंट तैयार करवाएगा। क्या तैयार करवाएगा, लोन का एग्रीमेंट। ये जो लोन का एग्रीमेंट होगा ये ड्यूली साइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्यूली साइंड। किसके थ्रू साइंड होना चाहिए, बाय द कस्टमर। कस्टमर के साथ साथ यहाँ पर विटनेस के साइन होने भी जरूरी है। और ये आपका जो लोन का एग्रीमेंट है प्लस ये एग्रीमेंट तुम्हारा नोटराइज्ड होना चाहिए। नोटराइज्ड का मतलब क्या होता है, 10 या 20 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है ना, उसके थ्रू काम होना चाहिए। एक बार ये सब कुछ हो गया फिर आपका लोन का अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको पेमेंट मिल जाएगी सारी, और उसके बाद आप लोग मंथली पेमेंट करना स्टार्ट हो जाओगे। बात नोटराइज्ड करवाना है, नोटराइज का बैंक में सारा काम होता है और आरएम भी होता है। प्राइवेट बैंक गए हो कभी, कौन से बैंक जाते हो, वहां नहीं होता, एचडीएफसी जाना वहां पे फोन पे काम हो जाते हैं। समझ में आ गई पूरी राम कथा, रीड करो। ले ली और ग्रुप में भी डाल दी, मुस्कान है, ठीक है, अल्ट्रा स्मार्ट। कमीशन चार्ज करना चालू कर दो। ये ऐसे ही होते हैं लड़के, माफ कर दिया कर मुस्कान इनकी गलतियों को, ठीक है, माफ कर दे ठीक है मुस्कान, दिल बड़ा रखा कर, तू माफ कर दो उसको कर दिया माफ, ठीक है। अब रीड कर लो वो कह रहा है मैं कहा जाऊं, भाई तो बेंच के नीचे भी नहीं घुस सकता हाइट लंबी रह गई तेरी कोई बात नहीं। से मैंने ना 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, तो मेरी हर ईएमआई ना मान के चलो 6.75% के अकॉर्डिंग ही होगी। अब मैंने 10 लाख का लोन लिया है वेरिएबल, तो मार्केट में जो करंट रेट चल रहा होगा ना उसके अकॉर्डिंग, कभी 7 पॉइंट इतना चल रहा है, कभी 6.5 चल रहा है, कभी 7 चल रहा है, तो हर बार मेरा ईएमआई अलग अलग कैलकुलेट होगा। लेकिन इसमें फायदा रहता है, कभी कभी कम भी हो जाता है पर ज्यादा भी हो जाता है, रिस्की है। वो तो फिक्स है लेकिन कितना परसेंट पे ब्याज लगेगा, ब्याज का दर फिक्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट। हाँ आप मुझसे सुना है, एचडीएफसी बैंक से ही वो भी सुनाएंगे एसबीआई वाले ही बता देंगे। अंडर राइटर वो तुम्हारा शेयर्स वाला अंडर राइटर नहीं है, ये यहाँ पे ये वाला अंडर राइटर है, बैंक में भी एक अंडर राइटर होता है।
बैंक में अंडरराइटर का काम ये चीज को देखना है कि जो लोन का प्रोसेसिंग हो रहा है वो बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ये शेयर्स नहीं खरीद रहा। हाँ, कोई बात नहीं, तो इसी वाले रेट पे घर खरीद लियो। अब पढ़ ले। बुक वालों को बोलेंगे आईसीएआई को भी तो माफ करते रहा करो, थोड़ा दिल बड़ा रखो अपना। एक फीडबैक फॉर्म होता है बीओएस पोर्टल पे, उसे फाइल फिल कर और भेज, और लिख दियो कि तुम्हारी गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, पर एक हद तक। मुझे नहीं पता, अभी तक ड्राफ्टिंग अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुई, पता नहीं। मैं बैठी हूं ना। तू पढ़ ले भाई, पढ़ ले। इसलिए तो मैं ही पढ़ा देती टॉपिक। सिबिल रेटिंग का क्या मतलब है? साक्षी, सिबिल रेटिंग बेसिकली एक टाइप की ना रेटिंग होती है। जैसे कि तुम्हें रिपोर्ट कार्ड में नंबर मिलते हैं, वैसे ही सिबिल भी एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड है, जहां पे नंबर मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल डिफॉल्ट्स। अगर तुम्हारा कोई चेक बाउंस हो या कोई भी दिक्कत हुई है तो तुम्हारी सिबिल की रेटिंग कम हो जाएगी, और जितनी कम सिबिल की रेटिंग होगी उतना ही कम तुम्हें लोन का अमाउंट मिलेगा। या अगर तुम्हें लोन देंगे तो हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। जितनी कम सिबिल उतना कम क्रेडिट वर्दीनेस। हाँ हर्ष, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था कि टॉपिक में जो हम लोन पढ़ रहे हैं वो होम लोन है, तभी गुड मॉर्निंग कहा ना मैंने। हाँ, लेकिन इसका काम ये भी है, मेन काम यही है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज को चेक करना। हर्ष अब पढ़ ले। क्या? आया ही नहीं आज तक ये। क्रेडिट कार्ड का पॉइंट आया था एक बार, वो भी उसके रिस्क और कंट्रोल आए थे। पढ़ा क्यों रहे हैं? अब वही बात हो, जो कभी नहीं है वो आ भी तो सकता है ना। इसीलिए थ्योरी सब्जेक्ट है, चीजों को ध्यान से रखना पड़ेगा। हाँ, जो लोन का एग्रीमेंट होता है उसे नोटराइज करवाते हैं।
ये सारा काम बैंक करके देता है। हम लोग बैंक को प्रोसेसिंग फीस दे देते हैं। बैंक हमसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है लोन के लिए, वो प्रोसेसिंग फीस इसी सारे काम की फीस होती है। हाँ जी, ये टाइटल डीड को चेक करेगी, प्रॉपर्टी के पेपर जेन्युइन है या नहीं है, एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। आप वो ऑर्डर दे देते कैशियर को कि पैसे ट्रांसफर करने का प्रोसेस स्टार्ट करो। बोल। एक बार ही आपका ऑफर लेटर साइन करवा दिया, ऑपरेशन टीम का काम है कि वो पैसों को, फंड्स को रिलीज कर देगी और एक ऑर्डर प्रिपेयर कर देगी। कैशियर ऑर्डर प्रोवाइडेड टू कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मैंडेटरी ओरिजिनल पेपर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब पैसे मिलेंगे इन अगेंस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तुमसे तुम्हारे घर के पेपर ले लेंगे और उसके बदले तुम्हें क्या मिल जाएगा, पैसा। एक बार ये एक्सचेंज अच्छे से हो गया, बैंक का चार्ज आ चुका है प्रॉपर्टी पे, तो ये किसी भी डिफॉल्ट के अंदर बैंक फर्स्ट चार्ज करेगा पैसों को रिकवर करने के लिए बाय द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। एक बार डिसबर्समेंट ऑफ लोन हो गया, मतलब सारा का सारा लोन आपको मिल गया, पैसे आपके लोन अकाउंट में एक बार ही आ गए। कस्टमर कैरी आउट करेगा लोन के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज, मतलब वो ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट को कभी भी चेंज करवा सकता है, ईएमआई चेंज करवा सकता है, लोन के अमाउंट को बढ़वा सकता है, कुछ भी। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अब लोन मिलने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, लोन मिलने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि अभी मेरा फिक्स रेट चल रहा है, मैं कभी भी इसे फ्लोटिंग में कन्वर्ट करवा सकती हूँ, और कभी भी फ्लोटिंग से किस पर आ सकती हूँ, फिक्स्ड पे। मैंने मंथली ईएमआई 25,000 रुपए की बनवा रखी है, मुझे लगता है मैं ज्यादा कमाने लग गई तो मैं 50 की भी करवा सकती हूँ, मुझे लगता है कम कमा रही हूँ तो मैं 15 की भी करवा सकती हूँ, लेकिन इसकी वजह से मेरा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो एक बार लोन मिल जाए उसके बाद ये सारे के सारे काम आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो, ब्रांच में विजिट करके भी करवा सकते हो। पॉइंट समझ में आ गए। ये आपको कुछ नहीं दे रखा, छोटा सा डायग्राम दे रखा है इसी बात का, फ्लो चार्ट पे बता रखी है सेम वही बात। पता है इसकी प्रिंटिंग खराब हो रखी है। अब देखो अगला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखे रिस्क और कंट्रोल। क्या बोला है, रिस्क पहला, कस्टमर का इनकरेक्ट कस्टमर एंड लोन डिटेल्स आर कैप्चर्ड विच विल अफेक्ट द ओवरऑल डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रोसेस। कस्टमर का नाम था राम, उन्होंने श्याम लिख दिया। इनकरेक्ट कस्टमर, लोन था 10 लाख का, इन्होंने 1 लाख लिख दिया, या फिर लोन की डिटेल कैप्चर हो गई है। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर लोन ऐसे, पता क्या होता है, जैसे मैंने लोन ले लिया, ठीक है, लोन लेने के बाद ना 1 या 2 साल बाद ना मेरे पास अचानक से कहीं ना कहीं से पैसे आ गए, अरेंजमेंट हो गया, तो मैं एक साथ लोन का बड़ा अमाउंट भी पे कर सकती हूँ। जब मैं जब मैं एक साथ बड़ा लोन का अमाउंट पे करूंगी तो फिर मेरे पास बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर मंथली ईएमआई चेंज हो जाएगी। ये वाला पॉइंट रिस्क समझ में आ गया, क्या लिखा है कि इनकरेक्ट है कस्टमर का डिटेल या फिर लोन का डिटेल, तो इन्होंने बोला है कि एक बार एंट्री करने के बाद में उसको दोबारा रिव्यू जरूर करो। तुमने एक बार नाम लिख दिया, लोन का अमाउंट लिख दिया, सेकेंडरी रिव्यू होना चाहिए बाय द इंडिपेंडेंट टीम, ताकि आप इंश्योर कर सको जो डिटेल डाली हो डिटेल बिल्कुल सही डाली होनी चाहिए। इनकरेक्ट अमाउंट दे दिया, 10 लाख का लोन मांगा था, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ डाल दिए गलती से। सही है, डिजाइन करके तो भागना तुरंत, मैं तो आउट ऑफ कंट्री चली जाती।
ऐसे पता है, गलती से पैसे चल जाए ना तो वापस नहीं करता। एक बार मैं जब ना मतलब पढ़ रही थी ना, तो एक मतलब मैं कहीं डोसे वाले के वहां डोसा खा रही थी, तो मैं पेटीएम से पेमेंट कर रही थी, तो गलती से ना 7 था लास्ट डिजिट, पता नहीं 6 था या कुछ ऐसे ही था, वो लास्ट डिजिट मैंने गलती से गलत टाइप करके पेमेंट कर दी फटाफट से, मैं लेट हो रही थी। मैं कहा, भैया पैसे के बोलते, मैडम आए ही नहीं पैसे। मैं कहा, ऐसे कैसे नहीं आए? फिर मैंने नंबर से मैंने गलत नंबर पे पेमेंट कर दी। फिर मैंने उसको फोन किया, वो अगला बोलता मेरे पास तो पेटीएम ही नहीं है, और मेरे पैसे भी वापस नहीं आए थे। फिर तो मैं पढ़ रही थी। जो भी था मेरे पास तो वापस नहीं आए, पर मेरी अमाउंट छोटी थी। अकाउंट में थे ना, हाथ कैसे लगाती? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के हाथ लगाया। एक बार एक बच्चे का मैसेज आया था, मतलब मैम कैसे पढ़ूं, मैंने कहा बोल बोल के। चलो पढ़ाई करते हैं आगे। तूने ढूंढने की कोशिश नहीं करी ना उसको? तेरे को या उसको? तू बोल रहे थे पैसे खर्च हो गए, अब कहाँ से दूं मैं? मेरे पास तो नहीं है। हाँ, मुस्कान बंदी मस्त है। इसके साथ तो अपने 2-4 घंटे गप्पे मार सकते हैं। मतलब क्या जाएगा? जान जरूरी है, दोस्त जरूरी है? जान। ऐसे लोगों को साथ ही ले जाना चाहिए। चलो अगला पॉइंट, फिर से सेम बात लिखी हुई है कि सेकेंडरी रिव्यू परफॉर्म करना जरूरी है बाय द इंडिपेंडेंट टीम, जो वेरीफाई करेगा कि जो अमाउंट आपने दी है, बस यहाँ पे वर्ड चेंज हुआ है, यहाँ डिटेल कैप्चर लिखा था, यहाँ पे अमाउंट टू बी डिसबर्स्ड लिखा है। क्लियर है बात? अगला पॉइंट, इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट कर दिया जाए तो सबसे सिंपल है, इंटरेस्ट तो सीबीएसई सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करता है, तो ऑटो कैलकुलेशन होगा किस चीज का? ब्याज का। अनऑथराइज चेंजेस कर दिए हैं सिस्टम ने, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करो और खाली ऑथराइज चेंज ही होना चाहिए। क्लियर बात? तुमने 1 घंटे में आज एक ही टॉपिक पढ़ा है, फील भी तुम्हें बात? आज टॉपिक कवर नहीं हुआ ना, नजर लगा दी तुम लोगों ने। नजर लगा दी तुम लोगों ने। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला प्रोसेस कौन सा लिखा हुआ है? ट्रेजरी प्रोसेस। ये प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। जब तुम बैंक के थ्रू कोई सेल परचेज करते हो तब ये प्रोसेस अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा ये प्रोसेस? जब बैंक के थ्रू हम क्या करते हैं? सेल या परचेज। आप लोग म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद रहे हो, कोई रियल स्टेट फंड खरीद रहे हो, कोई ज्वाइंट वेंचर कैपिटल फंड ले रहे हो, कोई बॉन्ड्स ले रहे हो, डिबेंचर्स ले रहे हो, जब ऐसा कोई काम करते हैं तब ये चीज अप्लाई होती है। इसमें बोला गया है कि काम जो है बेसिकली 3 लेवल पे परफॉर्म होगा। कितने लेवल पे फंक्शन परफॉर्म होने वाले हैं? 3 लेवल पे। एक लेवल है फ्रंट ऑफिस, एक लेवल है मिडल ऑफिस, एक लेवल है बैक ऑफिस। हमने अभी तक तो 2 ही ऑफिस पढ़े थे, फ्रंट और बैक। अब कौन सा एक और ऑफिस आ गया? मिडल। एक है फ्रंट ऑफिस, एक है मिडल ऑफिस, और एक कौन सा ऑफिस है? बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस को हम बोलते हैं डीलिंग रूम। ये वो रूम है जहां पे कस्टमर और बैंक का एम्प्लॉय आपस में बैठकर क्या करेगा? बातचीत करेगा। जहां पे वो बैठ के फिक्स करेंगे कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, और करना है तो कितना इन्वेस्ट
करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डीलिंग रूम। जहां पर डीलर कौन होगा? बैंक का एम्प्लॉय। जहां पे डीलर एंटर करता है इन अ डील, डीलर ने क्या किया? एंटर किया है इन अ डील। किसके साथ में? विद काउंटर पार्टी। हमने क्या बोला कस्टमर को? काउंटर पार्टी। तो हमने बोला ये कौन सा ऑफिस है? फ्रंट ऑफिस इज नोन एज डीलिंग रूम। जहां पे डीलर एंटर करेगा किसके अंदर? एक डील के अंदर। किसके साथ में? विद अ काउंटर पार्टी। ये डील एंटर करी जा सकती है थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग तरीकों से डील को एंटर किया जा सकता है। पहला तरीका है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट समझते हो क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट, जहां पे सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स होता है। दूसरा है आपका ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो। ब्रोकर के थ्रू करने का मतलब खुद से नहीं जा रहे हो, ब्रोकर कर दे रहा है तुम्हें, ब्रोकर तुम्हारे बिहाफ पे सेल एंड परचेज कर रहा है। तीसरा कौन सा तरीका है इसमें? टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। फोन पर कॉन्वर्सेशन करके भी काम करवा सकते हो। और चौथा तरीका है अदर प्राइवेट चैनल्स। तो हमने यहाँ पे अभी तक में क्या पॉइंट बोला? फ्रंट ऑफिस कौन सा रूम है? डीलिंग रूम। जहां पे डीलर एंटर कर रहा है इन अ डील विद द काउंटर पार्टी। वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये काम हो सकता है। ओपन मार्केट, ब्रोकर, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन और अदर प्राइवेट चैनल्स। क्लियर है बात? फिर अगला पॉइंट इसमें कौन सा लिखा हुआ है? काउंटर पार्टी मतलब कस्टमर। फिर ओपन मार्केट में सेकेंडरी मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट। एक स्टॉक मार्केट का तरीका है, जैसे मैंने मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, मैं खुद ही सेल परचेज कर रही हूँ। एक होता है मैं खुद सेल परचेज नहीं करती, मैं एक ब्रोकर को कमीशन देती हूँ, मेरे बिहाफ पर वो सेल परचेज करता है। अब यहाँ पे देखो, जो डीलर है उस डीलर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको इंश्योर करना है कि जो काउंटर पार्टी है वो काउंटर पार्टी फाइनेंशियली एलिजिबल है फॉर द ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियली एलिजिबल का मतलब क्या है? उसके पास ट्रांजैक्शन को करने के पैसे है या नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास में कितने पॉइंट्स लिखे हैं फ्रंट ऑफिस के बारे में? 3। पहला पॉइंट, फ्रंट ऑफिस कौन सा रूम होता है? 4 डीलिंग रूम, जहां पे डीलर एंटर करता है इन अ डील विद काउंटर। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला प्लेटफॉर्म ब्रोकर, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन और अदर प्राइवेट चैनल्स। दूसरा क्या है? डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना काउंटर पार्टी फाइनेंशियली एलिजिबल है फॉर द ट्रांजैक्शन। फिर अगला देखो कौन सा लिखा हुआ? प्राइवेट चैनल मतलब अदर कोई भी चैनल कोई चैनल फ्यूचर में आता है या कोई भी दूसरा चैनल, कोई भी स्कोप रख दिया ना इनके अलावा। फिर जैसे कई बार लॉ के अंदर लास्ट पॉइंट अदर एमेटर्स डाल देते हैं ना, फ्यूचर के लिए स्कोप। अब कौन सा ऑफिस आ गया? बैक ऑफिस। बैक ऑफिस हमेशा किसे सपोर्ट करता है? बैक ऑफिस सपोर्ट करता है किसको? फ्रंट ऑफिस को। क्योंकि बैक ऑफिस का काम है सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। से डॉक्यूमेंट किसने दिए थे? फ्रंट ऑफिस ने। तो बैक ऑफिस के फंक्शंस क्या हैं? बैक ऑफिस के फंक्शन है, पहली पॉइंट वेरिफिकेशन करना डॉक्यूमेंट का, दूसरा पॉइंट रिकंसिलिएशन करना डॉक्यूमेंट का, तीसरा पॉइंट सेटलमेंट करवाना। सेटलमेंट किस चीज का? जो आपने शेयर का सेल परचेज किया होगा तो बीच में मार्जिन मिलता है अपने को, प्रॉफिट। एक बात सुनो, होता क्या है, तुमने शेयर खरीदा 700 रुपए में, ठीक है, शेयर बेचा कितने में? बैंक वाले तुम्हें खाली कितने देंगे? 100। कि जब तुमने 700 का शेयर खरीदा, हम लोग पता है मार्केट में क्या करते हैं, जब मैंने शेयर मनी कंट्रोल पे खरीदा ना, तो 700 रुपये अगर मेरी जेब से गए नहीं है और मैंने 800 में बेचा तो मुझे मिलेगा सिर्फ कितना? मार्जिन मनी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने पूरे 700 रुपये जेब से दिए हैं तो मुझे कितने मिलेंगे? 800। वो अपना कमीशन माइनस करके देगा। अगर कौन होगा काम करने के लिए? ब्रोकर होगा। तो ये सेटलमेंट का काम कौन करता है? बैक ऑफिस। अगर मैंने HDFC बैंक में डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है
तो HDFC के डीमेट अकाउंट वाले जब भी मैं कोई अपने प्रॉपर्टी को सेल करूंगी, मतलब जब भी मैं अपने किसी भी शेयर्स को सेल कर रही हूँ, म्यूचुअल फंड्स को शेयर कर रही हूँ, डिबेंचर्स को कुछ भी सेल करूंगी, तो मेरे हर उस ट्रांजेक्शन में वो अपना कमीशन काटेंगे। अगर मैंने HDFC के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके काम किया है। क्लियर? अगला पॉइंट, इनको एक अकाउंट भी संभालना होता है जो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉस्ट्रो अकाउंट होता है फॉरेन कंट्री के बैंक में अकाउंट। अब बताओ, फॉरेन कंट्री के बैंक में अकाउंट है तो करेंसी कौन सी होगी? फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी। क्लियर है पॉइंट? क्या कहा हमने? बैक ऑफिस किसे सपोर्ट करता है? फ्रंट ऑफिस को। फंक्शन क्या है? वेरिफिकेशन, रिकंसिलिएशन, सेटलमेंट और नॉस्ट्रो अकाउंट देखना। जहां पे फॉरेन कंट्री के बैंक अकाउंट में हम ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब कौन सा अकाउंट आ गया? बच गया मेरा एक। मिडिल ऑफिस का एक काम है रिस्क मैनेजमेंट। क्या काम है इसका? और दूसरा काम है इसका अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का काम है जहां पे ये जनरेट करेगा किस चीज को? रिपोर्ट्स को। प्लस जो भी तुम्हारे ऊपर लीगल कंप्लायंस है, जैसे TDS की रिटर्न भरना, ये सब कुछ, वो काम भी कौन करेगा? मिडिल ऑफिस ही करेगा। पहले बैक ऑफिस और मिडिल ऑफिस एक थे हर जगह पे, सिर्फ इसी फंक्शन के लिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। समझ में आ गई सारी बात? पक्का? फोटो वोटो क्लिक हो गई मुस्कान जी? ऐसे कैसे भूल रही हो यार तुम? फ्यूचर का सवाल है बच्चों का, तुम भूल गई तो फिर कोई और फोटो खींच के डालेगा, फिर तुम्हें ऑब्जेक्शन क्रिएट होगा। मुस्कान, इसे बुक से कल की क्लास में रीड करते हैं। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? ऐसे बुक में बच्चों ने मार्क करा है क्या साथ साथ? कई बच्चे तो बुक भी नहीं लाते, मार्क कहाँ से करेंगे?